नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर अपने साइंस के लगभग जो चैप्टर है कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन बात करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है, जीव जनन कैसे करते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इन प्रश्नों का भी अध्ययन करके इस चैप्टर में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। 6 नंबर का ये चैप्टर है, 2 एक एक नंबर के और 2 ही 2 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएगा, ब्लूप्रिंट के हिसाब से बात करें तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप, एक अति लघुतरात्मक और 2 आपके लघुतरात्मक प्रश्न 2 नंबर के आने वाले हैं। तो उसी हिसाब से हम इस चैप्टर को तैयार करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, पूरा पर्सन आप अच्छे से इस चैप्टर को समझना चाहते हैं, पूरे पर्सन एग्जाम में आने वाले को अच्छे से आप क्लियर करना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पहले पर्सन है, महत्वपूर्ण पर्सन कौन कौन से। एक एक पर्सन को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से समझिएगा, ताकि हम इस प्रश्नों को अच्छे से समझ पाए और अच्छे से याद रख पाए, ताकि एग्जाम में प्रत्येक पर्सन को आसानी से हल कर पाए। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे जो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर पहले बात करते हैं, हमारा जो पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ब्रीडिंग। तो किसके द्वारा, यानी मुकुलन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है अलैंगिक जनन? जो होता है अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम या फिर लेशमानिया। तो ये किसके द्वारा होता है? यीस्ट द्वारा। ठीक है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का भाग नहीं है, पार्ट नहीं है? तो कौन कौन सा है? अंडाशय यानी ओवेरी, गर्भाशय, यूट्रस, शुक्रवाहिनी, वेस्ट डेफरेनस और डिंब वाहिनी। तो इसमें कौन सा भाग है? जो शुक्रवाहिका है ये मेल का पार्ट होता है, फीमेल का नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है। तो मादा जनन तंत्र का भाग ये नहीं होता है शुक्रवाहिका होता है नर जनन तंत्र का भाग होता है। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पराग कोष में होते हैं। एंथेर कंटेन्स, एंथेर किसके अंदर होते हैं? पराग कोष में क्या होते हैं, क्या कंटेन करके रखते हैं? बाह्य दल, सेपल, फिर अंडाशय या ओवेरी, अडम्प, कार्पेल या फिर परागकण, पोलिप। तो कौन से होते हैं? परागकण। यानी पराग कोष में कौन रहते हैं? परागकण। या परागकण किस में रहते हैं? पराग कोष में। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फाउंड इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन सिस्टम पाया जाता है? तो बात करते हैं अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, विखंडन या फिर द्विविखंडन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल या फिर फ्यूजन या फिर बाइनरी फ्यूजन। तो मानव के अंदर कौन सा पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है, क्योंकि इसमें दोनों ही प्रकार के होते हैं, 2 जीव चाहिए, एक नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है, मेल और फीमेल की। तो ये निम्न में से अलैंगिक पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? Which of the following an example of unisexual flower? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है? पपीता, सरसों, गुड़हल या फिर मटर। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एक लिंगी जो पुष्प है वो है पपीता या पपाया। वो एक लिंगी पुष्प होता है। इसके अंदर एक लिंगी पुष्प जिसके अंदर एक ही लिंग पाया जाता है, मतलब नर अलग या मादा अलग। जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर की बात करते हैं पुष्प के अंदर, तो एक ही पाया जाता है जिसके अंदर पुंकेसर अलग होता है, स्त्री केसर अलग होता है। तो वो किसके अंदर होता है? पपीता। निम्न में से उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण, उभयलिंगी जिसके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, पपीता, सरसों, तरबूज या फिर ककड़ी, पपाया, मस्टर्ड, वाटरमेलन या फिर कुकुम्बर। तो कौन सा है? सरसों। सरसों का फूल ऐसा है जिसके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, यानी उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी जिसको कहते हैं। निम्न में से गर्भ निरोधी युक्तियां हैं, कौन कौन सी हैं? देखिएगा। ठीक है, गर्भ निरोधी युक्तियां कौन कौन सी है? तो बात करते हैं, सबसे पहला है कॉपर टी, दूसरा है गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक है, तीसरा है कॉन्डम और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है? चारों ही विधियां हैं गर्भ निरोधक, यानी गर्भ को बचाने के लिए उससे। ठीक है, तो कौन सा है? तो चारों ही विधियां हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? गर्भ धारण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अगला, 8वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मानव में निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है? निषेचन की क्रिया है वो कहां पर होती है? गर्भाशय में होती है, अंडाशय में होती है, वृषण में होती है या फिर अंडवाहिनी में होती है? ये ठीक है, यूट्रस में होती है, ओवेरी में होती है, टेस्टी में होती है या फिर फ्लोपिन ट्यूब में होती है? तो कौन सा है? फ्लोपिन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में ये निषेचन की क्रिया है वो अंडवाहिनी में होती है। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बीजाणु
समासंग किस में उपस्थित होता है? बीजाणु समासंग है वो है एसोसिएशन प्रेजेंट इन स्पोर एसोसिएशन प्रेजेंट इन किस में होता है? अमीबा में होता है, प्लनेरिया में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, फिर या फिर राइजोपस में होता है। तो किस में होता है? राइजोपस आपको याद रखना है, ठीक है। बीजाणु समासन किस में होता है? राइजोपस में होता है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन द्वारा जनन होता है। रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन बाय रीजनरेशन टेक प्लेस इन किस में होता है? रिप्रोडक्शन बाय रीजनरेशन राइजोपस में, अमीबा में, या फिर प्लनेरिया में, या फिर बायोफिल्म में। तो कौन सा है? ब्रायोफिल्म। तो कौन सा है? प्लनेरिया में जो जनन पाया जाता है वो कौन सा होता है? पुनर्जनन होता है। कौन सा होता है? पुनर्जनन इसमें पाया जाता है। तो ये हमारे थे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे दो नंबर के जो दो प्रश्न आने, सॉरी उससे पहले हम बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। एक आपसे अति लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा 1 नंबर में। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखते हैं अब जो महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का, ठीक है। आपको हार्मोन जो मेल हार्मोन है उसका नाम बताना है, कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है मेल हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जो हम बात करते हैं नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। उसी तरह हम बात करते हैं मादा में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम क्या है, ठीक है। तो कौन सा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फीमेल हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है दोनों फीमेल हार्मोन है। तीसरा प्रश्न है वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? वृषण यानी टेस्टी द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन का क्या करता है? रिलीज करता है। तो वो भी है टेस्टोस्टेरोन ही है। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। जो मेल में होता है वृषण, ठीक है, उससे द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। अगला हमारा प्रश्न है अमीबा में प्रजनन विधि का नाम लिखिए। नेम ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है? तो वो है द्विखंडन। कौन सा है? द्विखंडन। द्विखंडन है अमीबा में पाए जाने वाला प्रजनन विधि है वो है द्विखंडन। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में पाया जाता है बहुविखंडन। अमीबा में होता है द्विखंडन, यानी एक पार्ट है वो दो के अंदर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा टूटकर, तो ये द्विखंडन हो। और एक ही पार्ट कई में बहुत सारों में अलग अलग विखंडित हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। नेक्स्ट है उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? अभी हमने बात की थी उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जिन पुष्पों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। जैसे सरसों की बात की थी हमने, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं? द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से होते हैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारे थे कुछ अति लघुतरात्मक महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से दो नंबर के प्रश्न भी पूछे जाने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से आपको याद रखना है और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो देखिएगा, पहला प्रश्न आपको ये दिया हुआ है प्लेसेंटा किसे कहते हैं? व इनके कार्य बताइए। व्हाट इज प्लेसेंटा एंड टेल इट्स फंक्शन। इसके फंक्शन क्या है प्लेसेंटा के, ठीक है, क्या होता है प्लेसेंटा? प्लेसेंटा स्तनधारियों में पाए जाने वाला अस्थायी संवहनी अंग को संदर्भित करता है, जो क्या करता है? गर्भाशय के दौरान भ्रूण को माता के गर्भाशय से जोड़ता है। देखो ये क्या है? स्तनधारियों में पाया जाता है, जिन जीवों के स्तन पाए जाते हैं उसके अंदर पाया जाता है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसमें पाया जाता है। ये क्या करता है? जब गर्भ के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर जब गर्भ के अंदर बच्चा होता है तो उसको क्या करता है? जो पोषक तत्व है पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। प्लेसेंटा यानी माँ को, जो माँ भोजन करती है उससे जो पोषक तत्व है बच्चे को पहुंचाने का काम करता है। और बच्चे से जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, बच्चा जो सांस लेता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अपशिष्ट जो बनते हैं वो उसको वापस वहां से रिलीज करने का काम है वो प्लेसेंटा ही करता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। देखो वो बच्चे को क्या करते हैं? माता के गर्भाशय जोड़ने से काम करता है। इसके कार्य क्या है? पहला तो यही है, भ्रूण को यानी बच्चे को क्या करता है? पोषक कोई आपूर्ति कराता है, पोषक तत्व पहुंचाता है, और साथ में CO2 और भ्रूण द्वारा उत्सर्जित जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने का कार्य करता है। दूसरा क्या है? यह प्लेसेंटा अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है, प्लेसेंटा ही करता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है लैंगिक और अलैंगिक जनन में दो अंतर लिखिए, ठीक है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको डिफरेंस बताना है। तो पहला कौन सा है? लैंगिक। लैंगिक में आपको पता है लैंगिक मतलब क्या होंगे? कम से कम दो जीवों की जरूरत होगी, किन्हीं दो जीवों की। इस क्रिया के अंदर क्या होता है? दो जीवों की जरूरत पड़ती है, एक मेल और एक फीमेल, एक नर और एक मादा की जरूरत पड़ती है। जबकि लैंगिक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, एक ही जीव होता है, वो रिप्रोडक्शन कर सकता है जन्म करके, मतलब एक ही जीव क्या कर सकता है? संतति उत्पन्न कर सकता है। दूसरा क्या है? इसमें युग्मनज का निर्माण होता है,
ठीक है। जैसे हम बात करते हैं इंसान के अंदर क्या होता है, एक अंडाणु और क्या है शुक्राणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं। ऐसा किसमें होता है, लैंगिक जनन में होता है, जबकि अलैंगिक में युग्मक है वो नहीं बनते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इंसानों में जीवों में ये पाया जाता है, जबकि हम बाकी जो पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार हम जो पढ़ते हैं उसके अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, दो आपको कोई भी लिख देने हैं, इसके अलावा भी आपको कोई ध्यान में तो लिख दें। अगला हमारा प्रश्न है, पुष्प की अनुदैर्ध्य कार्ड का चित्र बनाइए। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको बताना है। तो देखो फ्लावर में पंखुड़ियों के साथ साथ में क्या होता है, ये जो भाग होता है इसके बीच में जो ये भाग होता है, एक बीच वाली डंडी होती है, इसके ऊपर भाग होता है वो कर्तिकाग्र जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्तिकाग्र। और ये होती है जो इसकी डंडी होती है उसको वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका। ये जो भाग है वर्तिका, और इसके ये वाला भाग होता है, ये होता है इसका अंडाशय। ये क्या होता है, अंडाशय। ठीक है, इस अंडाशय को वर्तिका को और वर्तिकाग्र को मिलाकर ये बनता है, ये क्या है, एक स्त्री केसर। ये वाला भाग जो बीच वाली एक डंडी अलग होती है, स्त्री केसर होती है। बाकी वाली जो 3-4 डंडियां हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, परागकोश होता है, तंतु होता है, दल होता है, पंखुड़ी होती है, बाह्य भाग होता है। जबकि ये परागकोश और तंतु ये वाला भाग है, इसकी डंडी, ये परागकोश और ये तंतु, ये मिलकर क्या बनाते हैं, स्त्री के पुंकेसर बनाते हैं। सॉरी, ये स्त्री केसर है, ये पुंकेसर है, और ये इसके बाह्य भाग, ये पत्तियां होगी, ये पंखुड़ियां होगी इसकी। तो ये आपको क्या करना है, इसका डायग्राम इस तरह से बनाना है। ठीक है, देखिएगा हमारे फ्लावर के अंदर क्या क्या आते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक ये मान भाग होता है, ठीक है, ये भाग होता है इसका स्त्री केसर। ठीक है, ये इधर साइड में पंखुड़ियां, अब इसके साइड में यहाँ पे और जैसे इस तरह से निकली होती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है पुंकेसर। ये कौन सा भाग है, पुंकेसर इसका। ठीक है, इसके अंदर ये ऊपर वाला जो भाग है, ये भाग है, ये कहलाता है वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है, और ये कहलाता है वर्तिका। ये इसकी जो लाइन है जहां से जुड़ा हुआ है, ये वर्तिका है। और इसके यहां पर क्या पाया जाता है, इसके लास्ट में यहां पर क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंडाशय। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो भाग है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक परागकोश होता है, ठीक है, जिसके अंदर परागकण रहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है इसका तंतु, जो लाइन भाग है, इसको मिलाकर ये क्या बना हुआ है, ये पुंकेसर कहलाता है। बाकी साइड में ये पंखुड़ियां होगी और नीचे ये यहां से ये इसका बाह्य तल हो गया। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना। डायग्राम जो भी है आपको प्रैक्टिस करके हाथ से बनाकर जरूर देखने हैं, ताकि हम इसको अच्छे से तैयार कर पाए। नेक्स्ट है, नर तथा मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। आपको नर जनन तंत्र का भी चित्र बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। मादा भी पूछे, दोनों में से एक पूछा जा सकता है, दोनों एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी तो आप 100% प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले हम बात करते हैं नर जनन तंत्र की। तो नर जनन तंत्र के अंदर हम भाग करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां से देखो ये क्या होता है, यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं, ये होता है मूत्राशय। ठीक है, मूत्राशय में आकर क्या मिलती है, मूत्र वाहिनी आकर मिलती है। ठीक है, इसके ही यहां पर एक जो होता है शुक्राशय, ये क्या है, शुक्राशय। ठीक है, यहां पर क्या होता है, शुक्राणु का जो प्रोटेस्ट ग्रंथि है वो क्या करती है, यहां से, ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। शुक्राणु यहां से शुक्रवाहिनी से, ये जो लाइन है ये शुक्रवाहिनी कहलाती है, मूत्राशय भी है। ठीक है, यहां से आते हुए शीर्षण से होते हुए बाहर निकलती है। ये जो इसके नीचे वाला भाग है ये कहलाता है इसका वृक्षण। कौन सा कहलाता है, वृक्षण। और वृक्षण के अंदर होता है वृक्षण कोश, और ये जो भाग है यहां से ये जो आ रही है ये क्या है, शुक्रवाहिनी। ठीक है, ये क्या है, शुक्रवाहिनी। यहां से देखो ये जो है ये मूत्र मार्ग है, ये क्या है, यहां से शुक्राणुओं का निर्माण होकर यहां से आती है, ये होती है शुक्रवाहिनी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। तो मादा जनन तंत्र के अंदर बात करें तो ये सबसे पहले ये वाला भाग होता है, ये दोनों तरफ ये होता है अंडाशय। अंडाशय के ऊपर दोनों तरफ अंडवाहिनी जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है, अंडवाहिनी, जिसको फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, ये होती है। ठीक है, इसके बाद में यहां से क्या आता है, ये आता है गर्भाशय। ये वाला भाग क्या कहलाता है, इसका गर्भाशय कहलाता है। यहां से आती है ग्रीवा, ये क्या है, ग्रीवा। और ये जो भाग आता है ये आता है योनि वाला भाग। ठीक है, तो ये भाग है जो हमारे मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, दोनों ही प्रैक्टिस आपको अच्छे से डायग्राम की कर लेनी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, प्रवर्धन किसे कहते हैं, कायिक प्रवर्धन के लाभ बताइए। देखिएगा कायिक प्रवर्धन क्या होता है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोग्रेशन एंड एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। देखिएगा दोनों ही हमें पर्सन देखने हैं, यहाँ पे इसके बारे में बताना है और इसके कार्य भी बताने हैं। तो देखिएगा ऐसा जनन जिसमें पौधे की किसी की कायिक भाग से, मतलब बीज से नहीं, पौधे के किसी भी भाग से, ठीक है, कायिक भाग से क्या किया जाता है, नया पौधा बन जाता है, उसे कायिक जनन अथवा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, ऐसा जनन जिसमें पौधे के किसी कायिक भाग से पौधा बन जाता है। जैसे हम बहुत सारे पौधे लगाते हैं, उसकी टहनी काट कर लगा दिया, किसी के पत्ते से, किसी के जड़ से, ठीक है, किसी के
तने को काट कर लगाते हैं तो उससे भी क्या हो जाता है, नया पौधा बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन द्वारा क्या कार्य है इसका, देखो बीज रहित जो पौधे होते हैं, बीज रहित पौधे कौन सा, जैसे केले का पौधा होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे अंगूर का हो गया, गुलाब का हो गया, ठीक है, इस तरह के पौधे, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, बिना बीज के भी हम लगा सकते हैं, बिना बीज के भी हम उगाए जा सकते हैं इनके पौधे, ठीक है। तो ये इसका लाभ हो गया, कार्य हो गया, ठीक है। कायिक प्रवर्धन द्वारा बीज रहित पौधे जैसे केले का हो गया, संतरा, अंगूर, गुलाब आदि उगाने में सहायक है, इसके द्वारा उगाने में सहायक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, छठा प्रश्न, मुकुलन किसे कहते हैं, हाइड्रा में मुकुलन का चित्र बनाइए। मुकुलन क्या होता है उसको हमें देखना है। मुकुलन में क्या होता है, एक जीव के किसी भी भाग से क्या होता है, देखो मुकुलन जनन की वह प्रक्रिया जिसमें वयस्क के शरीर से, जब जीव जनन वयस्क हो जाता है, ठीक है, उसके शरीर से एक भाग उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुलन कहते हैं। अब देखिएगा यहां से थोड़ा सा ये भागा क्या हुआ है, उभार उत्पन्न हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल, ठीक है। इससे जैसे ये परिपक्व हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है, तो ये भाग इसका कटकर अलग हो जाता है और दूसरा एक और जीव इसके जैसा ही बन जाता है, ठीक है। तो देखिएगा मुकुलन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें वयस्क के शरीर से एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं, जो पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद में पैतृक के से पृथक हो जाता है। यानी पूर्ण रूप से ये विकसित हो गया, इसमें सभी अंग बन जाते हैं, इसी के जैसे ही, जैसे ये था इसके जैसे ही इसके अंग बन जाते हैं, फिर ये इससे क्या हो जाता है, शरीर से अलग हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुलन के आपको 3 चित्र बनाने हैं। पहला हमने बिल्कुल एकदम एक जीव बनाया, उसके छोटा सा भार उभार के, दूसरे में थोड़ा बना दिया, तीसरे में एक और भाग इसका यहाँ से बना दिया। तो ये हमारा मुकुलन में, हाइड्रा में मुकुलन का चित्र भी हो गया, इसका डायग्राम 2 नंबर में पूछा जा सकता है। बहुत छोटा सा प्रश्न है, बहुत इजी सा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे एक और लास्ट अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमीबा में द्विखंडन को समझाइए। ठीक है, हमने देखा था अमीबा में किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन। कौन सा, द्विखंडन। द्विखंडन कैसा होता है, अमीबा एक ऐसा जीव है जिसके अंदर क्या होता है, देख पढ़ लेते हैं। द्विखंडन विभाजन की एक तरीका है, जन्म का एक विभाजन, जन्म का एक तरीका है। इस विधि में अमीबा का शरीर कोशिका विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। देखिएगा ये एक अमीबा है, ठीक है, इसमें एक कोशिका दूसरे निर्माण हुई, इस कोशिका में 2 भाग हो गए, देखो, ठीक है, एक कोशिका हुई, उसका विभाजन हुआ और ये 2 शरीर के 2 भाग हुए। एक कोशिका होती है, ठीक है, उससे विभाजन होकर 2 कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। अब वो कोशिकाएं क्या हो जाती है, दोनों ही पूरे शरीर के में, जैसा एक अमीबा होता है वैसा का वैसा ही क्या हो गया, दूसरा शरीर बन जाता है। और ये धीरे धीरे इसी कोशिका में केंद्रक, जितने भी कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं वो सारे इसके अंदर भी क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसी के समान एक और जीव की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है, 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। इन दोनों संततियों के अमीबा का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, दोनों ही का ही अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, अमीबा का सिंपल सा डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है, और ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, आपको हिंट बता दिए गए हैं, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, तैयार करना है, ताकि एग्जाम में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाए। लेकिन फिर से अगर आपका टारगेट 95 या 100 आउट ऑफ 100 है तो पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिएगा। सिर्फ इन प्रश्नों के भरोसे नहीं जा सकते आप, अगर आपका टारगेट बड़ा है तो। और बाकी आप इन प्रश्नों की सीरीज को लगातार, आपने पूरा सीरीज को देखा है तो निश्चित तौर पे आपने जो टारगेट सेट किया वो आसानी से अचीव कर पाओगे। लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इन सीरीज को भी, आप इस सीरीज को भी अच्छे से करके बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।